वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 1। पहला चैप्टर हमेशा की तरह जब भी तुम्हें कुछ नई चीज बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि ये बुक किस बारे में है, और ये बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो ऑब्वियसली पहला जो चैप्टर ये लोग देंगे वो यही देंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसका नेचर, स्कोप और सब कुछ यहाँ पर तुम्हें वो लोग बताने वाले हैं। ये ऊपर की भड़ास पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यू कैन हैव अ लुक, रीड इट अप एंड जस्ट रीड इट अप फॉर अ सेफर साइड। आई डोंट फील कि इसमें कुछ समझाने वाला है। Okay, so I have highlighted this here. Physical geography studies physical environment. तुमने 11th में पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में तुम लोग क्या पढ़ते हो कि ये आइस ग्लेशियर्स जो हैं ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे पिघल रहे हैं, और डेल्टा कैसे बनता है, या फिर रिवर्स, हिल्स, जितनी भी प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, प्लेन्स, जो भी है, मतलब तुम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो और जो कि तुम 11th में पढ़ करके आए हो। यहां 12th में तुमको पढ़नी पड़ेगी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये ह्यूमन ज्योग्राफी किस चिड़िया का नाम है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हम जो ह्यूमन हैं वो अपने फिजिकल, यानी कि हम लोग नदी, पेड़, पहाड़, इनके साथ हम लोग कैसे अपना रिलेशन रखते हैं, हम लोग इनसे क्या काम लेते हैं, बदले में ये हमको क्या दे करके जाते हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, जस्ट रीड इट अप ऑल्सो, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। देन इज ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड। लुक, ये जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, ये डेफिनेशंस का है। एक चीज क्लियर कर दूं, अगर तुम पेपर में ह्यूमन ज्योग्राफी लिख करके आओगे और अगर तुमने ये डेफिनेशन कोट की, इसका ये जो इज है ना, ये भी नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि ये तुम किसी ऑथर की कोट कर रहे हो और तुम इसे अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ये तुम रट्टा मार सकते हो तो मार लेना, अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया तुम, ठीक है, कोशिश करना। मगर अगर किसी भी तरह से ये नहीं समझ आए या रट्टा नहीं मारा जाए तो तुम इसको अपना लैंग्वेज में ऐसे कोटेशंस में मत लिखाना, वो गलत हो जाएगा। तो अब हम इन डेफिनेशंस को समझते हैं यहां पर। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ्स सरफेस। यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज, हम लोग, और अर्थ की सरफेस जो हमारा अर्थ है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जिससे कुछ बनता है, जिससे कुछ सिंथेसिस होता है, एक सिंथेटिक स्टडी है, उसकी जो स्टडी है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पर जो सिंथेसिस को, कुछ बनने को, इसमें एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग मैन का मतलब है कि इंसान जो होता है ना, वो कभी भी अर्थ पर आराम से नहीं बैठता, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। हम नई नई टेक्नोलॉजीज अपनी बनाते जा रहे हैं। हम लोगों ने डैम्स बनाए, हम लोगों ने हाउसेस, सिटीज, और पता नहीं हम लोग आगे क्या क्या बना रहे हैं और बनाते ही जा रहे हैं। अर्थ भी स्टेबल नहीं है। पहले कहाँ पर अर्थ होती थी, जो पूरी की पूरी बर्फ से ढकी होती थी, एक आइस एज होती थी, और धीरे धीरे अर्थ ने अपने आप को चेंज किया और ये अपने आप को चेंज करती जा रही है। तो हम भी स्टेबल नहीं है और अर्थ भी स्टेबल नहीं है, और इन दोनों में एक चेंजिंग रिलेशनशिप रहती है। पहले हम अर्थ की तरह, ये हम आगे देखेंगे, पहले हम अर्थ से किसी और तरह से इंटरेक्ट करते थे, अब हम किसी और तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में हम किसी और तरह से इंटरेक्ट करेंगे। आज का जो वक्त है, आज हमने काफी सारी टेक्नोलॉजी बना ली है, तो अब हम अर्थ से डरते नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब लोग अर्थ से डरते भी थे, क्योंकि लोगों को अर्थ कभी समझ ही नहीं आती थी।
तो देयर इज अ चेंजिंग रिलेशनशिप, क्योंकि हम भी चेंज हुए, अर्थ भी चेंज हुई है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द चेंजिंग रिलेशनशिप। यहां पर डायनामिज्म यानी कि चेंज को फोकस किया गया है। Then is conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between living beings which inhabit it. इस definition के according जब हमें ज्यादा नॉलेज हो जाती है अर्थ के लॉज की, कि क्या क्या चीजें किस किस तरह से वर्क करती है अर्थ में, और हमारा जो रिलेशंस है, लिविंग बींग्स का जो रिलेशन है अर्थ के साथ, जो यहां पर रहते हैं, उससे जो कंसेप्शन निकल करके आता है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका जो रिजल्ट है। So यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है एक नया कंसेप्शन, एक नया एरिना दिखाती है, ऑफर करती है, जो किससे पनपा है, अर्थ और ह्यूमन बींग्स के आपस के इंटरेक्शन से। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography studies the interrelationship between physical environment and socio-cultural environment created by human beings through the mutual interaction with each other. अभी तक इतनी डेफिनेशन देख करके आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा, बट जस्ट ये जब भी आप व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी लिखोगे तो कुछ इस तरह का डेफिनेशन लिखोगे, और आप इन डेफिनेशन को कोट कर सकते हो अगर आप सही से कोट कर पाओ तो, ऐसे इन कोटेशंस में। सो व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है? हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, एक सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है हम लोगों का, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो अर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं, और हम लोगों ने अपनी जो सोसाइटी है हमारी, उसके जो कल्चर्स हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका क्या रिलेशनशिप है, वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। धीरे धीरे आप चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशन और अच्छी समझ आएगी। जैसे कुछ भी है, मान लीजिए कि कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, तो वो अर्थ से इंटरैक्ट कर रही है, पहले अर्थ की उस वेजिटेशन को जला रही है, फिर अपने लिए कुछ उगा रही है। सो हम लोगों का एनवायरनमेंट जो है वो अर्थ से, फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है। तो ये चीज है। अब यहां पर जो अर्थ का एनवायरनमेंट तुम ले सकते हो, लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, ये हम लोगों ने नहीं बनाए, ये अर्थ के अपने हैं। हम लोग नहीं थे तब भी ये था, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है ना। और हम लोगों ने क्या बनाया? हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रेल रोड नेटवर्क्स और ये इंडस्ट्रीज वगैरह हम लोगों ने बनाई। मतलब अर्थ पे अगर ह्यूमंस नहीं होते तो ये सब नहीं बन पाता। अब यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वाइल फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स, इट हैज ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ्स। कहने का मतलब यह है, हम लोगों ने काफी अपनी मर्जी के हिसाब से अर्थ को चेंज किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अर्थ को चेंज किया, अर्थ के भी अपने इम्पैक्ट्स हैं हम लोगों पर। अब जैसे अर्थ में जब हम विंटर आती है तो एकदम हम विंटर के कपड़े पहन लेते हैं, तो ये अर्थ का एक इम्पैक्ट हो गया। जब गर्मी आती है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, बिकॉज वी कांट चेंज इट। तो अर्थ का भी हम पर इम्पैक्ट है, और हम लोगों ने भी अर्थ पे काफी सारी चीजें बनाई है, जैसे कि हाउसेस, विलेज, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और इसके अलावा हम और भी तरह से अर्थ से इंटरेक्ट करते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। Human beings interact with their physical environment with the help of technology. It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce or create. यानी कि हम लोगों को अगर नेचर से इंटरेक्ट करना है तो हमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए।
विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग नेचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी में ये जरूरी नहीं होता कि हमने उस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या बनाया, बल्कि ये जरूरी होता है कि किन चीजों से, किन टेक्निक्स से हमने कोई चीज बनाई। अब जैसे मान लो कोई बंजर जमीन है, बंजर जमीन को हमने खेती के लिए उपजाऊ बनाया, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि क्या बनाया, लेकिन ये जरूरी है ह्यूमन ज्योग्राफी में कि किन टूल्स और टेक्निक्स से मिलाकर हम लोगों ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, यानी कि कल्टीवेबल बनाया उस बैरन लैंड को। Technology indicates the level of cultural development of the society. Human beings were able to develop technology after they developed a better understanding of natural laws. टेक्नोलॉजी ये दिखाती है कि किस लेवल का कल्चरल डेवलपमेंट है सोसाइटी का, सोसाइटी कितनी डेवलप हो पाई है। जितनी ज्यादा डेवलप होगी उतनी हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाएगी। जैसे शुरू में हमने स्टार्ट किया था आग बनाने से लेकर, लेकिन आज आग बनाना इज सो इजी। आज हमारा टेक्निकल लेवल बहुत हाई लेवल पे चला गया है, आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बढ़ गए हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। देन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं? ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी बनाते हैं तब जब उन्हें पता चलता है कि नेचर के लॉज क्या हैं। जब हमें ये पता चला कि फ्रिक्शन क्या होती है और हीट क्या होती है, तभी तो हमने फायर को डिस्कवर किया। जब हमें ये पता चला कि डिजीजेस, जब हम लोगों को बीमारियां आई, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे डीएनए को परखा, हमारी जीन्स को स्टडी किया, तो उससे कुछ सीक्रेट निकल करके आए कि हमारे डीएनए और हमारे जेनेटिक्स किस टाइप के हैं। तो अगर यहाँ पर कोई डिजीज हो गया है तो वो सही कैसे होगा, वो भी कहीं ना कहीं उस स्टडी से उसका हमें काफी कुछ पता लगा। तो यानी कि कुछ भी है, हमें कोई भी टेक्नोलॉजी, जब बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी तो हम लोगों ने क्या टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने डैम बनाए ताकि हमें मतलब पहले पता तो करना था ना कि बाढ़ कैसे आती है, क्या होती है, तब समझ आएगा कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। और सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी लाएंगे कोई। तो ये सारी चीज है। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप द टेक्नोलॉजी। ये तुम्हें समझ आ गया है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें नेचर की नॉलेज होनी जरूरी है। टेक्नोलॉजी लूजन्स द शैकल ऑफ द एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हम लोग हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके फ्री हो जाते हैं। जो नेचर के शैकल्स होते हैं उनसे हम फ्री हो जाते हैं। ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म समझ नहीं आएगा तब तक तुम्हें ये वाली लाइन नहीं समझ आएगी। तो वो हम आगे देखेंगे और वापस मैं तुम्हें इस लाइन की ओर लेकर के आऊंगी। अब हम यहां पर पढ़ेंगे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगर हम शुरू के अर्ली स्टेजेस की बात करें तो जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट था, ह्यूमन बीइंग्स उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे और नेचर हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। जो नेचर कहता, जिस तरह से नेचर वर्क करता, हम लोग उस तरह से अपने आप को बदल लेते थे। This is so because the level of technology was very low and stage of human social development was also primitive. ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत कम थी और हमारा सोशल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था। तो जो नेचर जिस तरह से वर्क करता, हम उसी तरह से वर्क कर लेते थे। This type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism. कहने का मतलब ये है कि environmental determinism क्या होता है? जब ह्यूमन सोसाइटी, जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास हाई लेवल की नहीं है, तो उस वक्त
जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो नेचर तो हो गया स्ट्रांग, हम हो गए थोड़े प्रिमिटिव टाइप, थोड़े वीक। तो जब इनमें इंटरेक्शन होता है तो उसको, उस टाइप को कहते हैं हम, उस ह्यूमन ज्योग्राफी के टाइप को कहते हैं हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नेचुरलाइज्ड ह्यूमन है जो नेचर से बहुत डरता था और उसके प्रकोप, तुमने सुना है ना प्रकोप, तो वो प्रकोप पृथ्वी का, तो वही बात है कि उससे बहुत डरता था कि पृथ्वी का प्रकोप है हम पर, आ जाएगा, इसको पूजते रहो ताकि पृथ्वी शांत रहे, इसका दिमाग ना भटके। तो यही चीज है यहाँ पर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या करते थे लोग, नेचर को पूजते थे। आज हम गंगा मैया कहते हैं, गंगा माँ, देन पर्वत को भी पूजते हैं, गोवर्धन पर्वत, देन वी हैव पीपल के पेड़ को, नीम के पेड़ को भी पूजा जाता है, लोग पत्थर को भी पूजते हैं। आज हम पूज रहे हैं क्योंकि वो एक हमारा ट्रेडिशन है और हम उसे सेक्रेड मानते हैं। लेकिन काफी टाइम पहले ये जो नेचर को पूजा करते थे लोग, ये इस वजह से पूजा करते थे, इस वजह से भी पूजा करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि नेचर को मनाए रखो, नेचर को बुरा ना लग जाए किसी चीज का, हमें नेचर से बचना चाहिए वरना पृथ्वी का प्रकोप बहुत गहरा है। अग्नि देवता, वायु देवता, तो पृथ्वी का प्रकोप बहुत गहरा है, इसको पूजते रहो। सो दिस वाज द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यहां पर एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी दे रखी है। सो लेट्स सी। बेंदा नाम का एक लड़का है, वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट में रहता है। अब वो फॉरेस्ट में रहता है तो वहां पर जैसे अपनी गली में आवारा कुत्ते होते हैं और पंछी होते हैं, है ना, आ जाते हैं दाना वाना खाने, और आवारा कुत्तों को रोटियां भी डाल देते हैं हम, है ना, चपातीज भी डाल देते हैं। लेकिन उसके वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट में रहता था, फॉरेस्ट में, और एक लोइन क्लोथ पहनता था। लोइन क्लोथ इज अ काइंड ऑफ अ वेरी, यू कैन से, बहुत ही ज्यादा पुराना वेशभूषा है, समझ रहे हो ना, मतलब कोई सोफिस्टिकेटेड कपड़े नहीं होते, लोइन क्लोथ। एंड एक एक्स थी उसके पास। ओके, आई होप यू नो व्हाट द एक्स इज, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी थी उसके पास, और वो क्या गया, वो गया पेंदा के पेड़, पेंदा सर्वेज द पेंदा, एक्चुअली फॉरेस्ट को कहा गया है, इट्स नॉट पेड़, फॉरेस्ट को सर्वे करने गया। एक्चुअली वो लोग क्या है, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर को प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं वो, छोटे छोटे पैचेस, तुम्हें पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन 7th क्लास से तुम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटे छोटे पैचेस को जला करके फॉरेस्ट के, और उस पर कल्टीवेशन करते हैं, उसके अंदर फिर खेती करते हैं। बेंदा बड़ा खुश है कि चलो महुआ ट्रीज जो हैं वो अच्छी तरह बढ़ गई हैं, और यहाँ पर वो देखता है कि महुआ, पलाश और साल ट्रीज, जो कि जिन्होंने हमेशा से उसको बचपन से उसने देखा है इनको बढ़ते हुए, तो वो बड़ा खुश है। और वो कहता है कि वाह कैसा यूनिवर्स है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, मनमोहक है, कितना मैं लकी हूं कि मैं इस यूनिवर्स का पार्ट हूं। अब क्या है, बेंदा जो है वो एक स्ट्रीम पर जाता है, यानी कि एक नदी होती है, वहां पर जाता है, बैठता है, पानी पीता है। उस जो नदी का नाम होता है वो होता है लोईलुगी। एक्चुअली नदी का नहीं, नदी की जो देवी बनाई हुई है, जो देवी माँ बनाई हुई है लोईलुगी, उसका नाम, वो उसको थैंक यू करता है कि थैंक यू लोईलुगी कि आपने मुझे इतना मौका दिया, मेरे को प्यास लगी थी और आपने इतना मौका दिया कि मुझे पानी पीने दिया। तो यहाँ पर पहले तो वो खुश हो रहा है कि वाह यूनिवर्स कितना अच्छा है और मैं इसका पार्ट हूँ, और बाद में वो वाटर को प्रणाम करके कह रहा है थैंक यू, मुझे पानी पीने देने के लिए धन्यवाद। अब इसके अलावा जो बॉयज हैं वो कुछ गजहारा और कुछ छाला ये कलेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट से कुछ ले रहे हैं। ये कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि
लोग यूज करते हैं उसकी ट्राइब के, और वो आशा करता है कि जो फॉरेस्ट के जो देवता हैं वो खुश रहें और ये जो है गजहारा और कुछाला उसे लेने दें। और वो जो है वो इसे बार्टर भी करके आते हैं। यहाँ पर तुम देखोगे ये बार्टर बूटर की लाइन और ये कलेक्ट वाली लाइन इस वजह से लिखी हुई है क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के लोग किया करते थे। मतलब कि जब हमारा डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो तुमने पढ़ा है अपनी स्मॉलर क्लासेस में कि वो लोग गैदरिंग करते थे, है ना, हंटिंग, और कल्टीवेशन भी पुराने टाइप का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऊपर पढ़ा तुमने। यहाँ पर बार्टर सिस्टम, मनी थी नहीं उस वक्त, तो इन सब चीज़ों का बार्टर करके इन लोगों का घर चलता था, बिना मनी के एक्सचेंज होता था। फिर वो कोशिश करता है कि उसके जो पुराने एल्डर्स ने उससे जो बताया है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये क्या हैं, ये प्लांट्स, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इसका कहाँ पर मिलते हैं, ये उसे याद कर सके, क्योंकि इसके पास कोई टेक्नोलॉजी अभी इतनी अच्छी है ही नहीं कि ये उसे खुद ढूंढने निकल पड़े, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कोशिश करता है कि जो इसके पूर्वजों ने बताया है वो इसे पता हो। तो यहाँ पर ये इसमें लो टेक्नोलॉजी भी दिखाई गई है और ये भी दिखाया गया है किस तरह से वो रिवर को प्रणाम करता है, फॉरेस्ट को प्रणाम करता है, ये भी दिखाया गया। एक रस्टलिंग होती है लीव्स की, किसी के आने की आहट होती है, लीव्स हिलती हैं, बेंदा और उसके दोस्त डर जाते हैं और फाइनली उसी फॉरेस्ट में जिनको वो पूजते हैं उसी के पीछे छिप जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि किस तरह से ये एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म का पार्ट है, जिसमें वो बड़ा ही ये सोच रहा है कि बस भगवान ने दे दिया है और मुझे नेचर से डर करके रहना है। देन द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट द एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म। नाउ विल सी द पॉसिबिलिज्म। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं कर रखी, अगर इसके किसी भी लाइन में तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई हैव रिसीविंग सो मेनी कमेंट्स कि आपने ये वाली लाइनें छोड़ दी, बिकॉज आई फील कि मैं इसे पूरा कर चुकी हूँ अपने एक्सप्लेनेशन में, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें समझ नहीं आती सो फील फ्री टू आस्क इट। The people began to understand their environment and the forces of nature with the passage of time. लोग धीरे धीरे लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि एनवायरनमेंट क्या है, नेचर का फोर्स क्या है, और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी जो है वो बनानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर हमको स्टेट ऑफ फ्रीडम दे दी, हम लोग फ्री हो गए। जिस नेचर से हम लोग डरते थे, अब हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली, नेचर को समझा कि आखिर में ये बाढ़ क्यों आती है, सूखा क्यों पड़ता है, हमने फिर उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की। साइक्लोन क्यों आता है, या कोई भी चीज़ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या क्या चीज़ है जो हम नेचर का यूज़ करके अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई। अब जैसे सूखा पड़ता है, अगर कहीं ड्रॉट आता है, तो हम लोगों को ये है कि हम लोग क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम करें, ड्रिप इरिगेशन करें, और या फिर मतलब रोबस्ट होना चाहिए, या फिर रिवर्स का लिंकेज करें। तो कहीं ना कहीं हमने सूखा पहले समझा कि कहाँ आता है, कैसे आता है, क्या इसके ट्रेंड्स रहते हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। पहले हमारे पास इरिगेशन बहुत पुराने टाइम पर बिल्कुल नहीं था। हम लोग डरते थे कि हे भगवान मॉनसून आ जाए, भगवान मॉनसून लाओ, हम नेचर से डरते थे। अब हमारे पास इरिगेशन है, मॉनसून नहीं आएगा तो वी हैव इरिगेशन, तो उसको यूज करो। यहाँ पर क्या है, हम लोग नेचर से पहले डर डर के मांगते थे मॉनसून, अब हम लोग क्या है, फ्री हो गए हैं। अब बारिश आए तो ठीक है, नहीं आए तो किसी तरह आर्टिफिशियल इरिगेशन करके हम लोग, इरिगेशन सिस्टम लगा करके हम लोग इरिगेट कर लेंगे उसको। सो वी आर मूविंग एट द स्टेट ऑफ फ्रीडम, और यही हमें इस लाइन की ओर लाता है जो मैंने तुम्हें कही थी। Human beings were able to develop technology, and it was not this. Yeah, this. Nature is extremely important to develop the technology. Nature की knowledge होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए nature के बारे में. And technology loosens the shackle of environment on human beings. टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट की शेकल्स को ह्यूमन बींग्स पर
जो बंधी हुई है, जिस नेचर ने ह्यूमन बीइंग को बांध रखा है, उससे हम टेक्नोलॉजिकली फ्री हो सकते हैं। हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को नेचर से डरना ना पड़े और हम लोग अपने अकॉर्डिंग नेचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नेचर से जो चीजें चाहिए उसका और कुछ अच्छा बना करके, कुछ रिसोर्सेज लेकर के अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। सो वी हैव फील्ड्स, अर्बन स्प्रॉल्स, ऑर्चार्ड्स, जो तुम लोग वाटर पार्क देखते हो रिक्रिएशन के लिए, एडवेंचर के लिए, ऐसी कई सारी चीजें, रिजॉर्ट्स, हम लोगों ने काफी कुछ बनाया है। सो ये सब क्या है? ये सब पॉसिबिलिज्म का पार्ट है। नेचर ने हमको कुछ, नेचर के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उससे अपॉर्चुनिटीज बनती है, ह्यूमन बीइंग्स इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके और क्या है, धीरे धीरे अपना बदलाव लेके आते हैं नेचर के अंदर और कहीं ना कहीं नेचर पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। नेचर स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। अब यहाँ पर एक छोटी सी केस स्टडी है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की। विंटर्स इन द टाउन ऑफ त्रोंधीम मीन्स फायर्स, विंड्स एंड हैवी स्नो। यहाँ पर क्या है, इस टाउन में जो विंटर होती है उसका मतलब क्या है कि तेज तेज ओले, स्नोफॉल होगी और तेज हवाएं चलेगी, जो कि बहुत ही एक हार्श मौसम है, जो कि एक मुश्किल भरा मौसम है हम लोगों के लिए। करी एक लेडी है जो कि 8 बजे निकलती है और अब क्या है, विंटर में चलाने के लिए उसकी कार में कुछ स्पेशल टायर्स हैं और हेडलाइट्स लगाई गई है टायर्स के साथ साथ उस कार में, ताकि वो विंटर में जब बहुत ज्यादा डार्क होता है तब वो स्विच ऑन करके भड़ सके, है ना। अब यहाँ पर उसको बेंदा की तरह धीरे धीरे चलने की या डरने की नेचर से जरूरत नहीं है, वो अपना काम धीरे से कर सकती है, मतलब आराम से कर सकती है। उसका ऑफिस भी 23 डिग्री सेल्सियस पर आराम से हीटेड है। अब तुम लोग घरों में जो ये हीटर यूज करते हो, ठंड के माहौल में जो हीटर का यूज करना है, तुम लोगों को तो नेचर के सामने ठंड मरना चाहिए ना। तुम तो ठंड मर नहीं रहे हो, तुमने तो अपना हीटर वीटर लगा लिया, टेक्नोलॉजी बना ली, तुम आराम से बैठे हो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब जिस कैंपस में वो वर्क करती है वहां पर एक ग्लास का डोम, एक ग्लास टाइप की ऊपर एक छत सी बना रखी है, तो स्नो तो बाहर रहती है और सनशाइन जो है, सन जो है वो अंदर आ जाता है। अब इस ठंड के माहौल में करी के पास इतना नहीं है कि वहां पर जो उसका टाउन है वहां पर कोई भी अच्छा वेजिटेबल ग्रो नहीं करता, ना फ्रूट्स करते हैं, लेकिन फिर भी करी जो है वो जहां पर एनवायरनमेंट थोड़ा वार्म रहता है, उन देश जो हुए हैं, वो जो नेशंस हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करते हैं, वहां से बनाना और कीवी मंगवा लेती है। तो तुम लोग मंगवा सकते हो ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म में थोड़ी तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलेगा, तो यहां पर चलता है। एक माउस के क्लिक से इंटरनेट की गनीमत समझो कि वो जो भी काम करती है, तो जो अगर वो कोई बंदा न्यू दिल्ली में बैठा है या बैठी है तो वो आराम से उससे कम्युनिकेट कर सकती है, उसे वहां पर जाने की जरूरत नहीं है न्यू दिल्ली में। अगर मतलब हम लोगों ने इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट बना लिए हैं कि और ये ट्रांसपोर्ट की मतलब कुछ घंटों में हम इधर से उधर जा सकते हैं, और ये घंटे भी लोग कम करने पे लगे हुए हैं। ऐसे नए नए ट्रांसपोर्ट लाने की आगे एक वो चल रही है, होड़ चल रही है। करीब 58 ईयर्स की है, लेकिन काफी 30 ईयर ओल्ड से यंगर लगती है, क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी के साथ इतना फुर्तीला काम कर सकती है। हालांकि इन्होंने 58 और 30 ईयर तो ज्यादा लिख दिया करी को खुश करने के लिए, मगर या शी इज फास्ट इनफ। Okay, now a geographer Griffith Taylor introduced another concept. अब यहाँ पर हम लोगों ने environment determinism पढ़ लिया है, possibilism पढ़ लिया है। जो ग्रिफिथ टेलर थे एक जोग्राफर, उन्होंने एक मिडल पाथ रेकमेंड किया, मध्यम मार्ग। तुमने पढ़ा है ना, गौतम बुद्धा ने सुझाया था। वैसे यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर ने एक बीच का रास्ता निकलवाया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। उसने इसको नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब क्या है
कि ह्यूमन बींग्स को आज़ादी तो है नेचर के साथ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बना करके एक फ्रीडम में रहने की, लेकिन वो फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे नेचर का नुकसान हो जाए, क्योंकि नेचर का नुकसान होगा तो ऑब्वियसली ह्यूमंस का भी नुकसान होगा। अब हम लोग इतना धुआं कर रहे हैं, इतनी ग्लेशियर्स पिघलेंगे एंड ग्लोबल वार्मिंग होगी, वो जो तुमने बहुत बार पढ़ा है। तो हमें फ्रीडम है, मगर ऐसी फ्रीडम का क्या फायदा जो नेचर को खराब करके बाद में हम ही को खराब करे। सो एक बीच का पार्ट होना चाहिए कि ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जाए, ऐसी चीजें करी जाएं जिसकी वजह से हम लोग फ्री रह सके, मगर कहीं ना कहीं हम लोग नेचर के लिमिट्स में रहें, जितना नेचर सह सके हम लोग उसके अंदर ही रहें। This concept shows that neither there is a situation of absolute necessity nor there is a condition of absolute freedom. ये जो टाइप है, ये जो कंसेप्ट है, ये बताता है कि ना तो हमें पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, और ना ही हमें नेचर को बिल्कुल ही छोड़ देने की जरूरत है कि बिल्कुल ही हम फ्री हो जाएं और नेचर का बुरा बुरा करने लग जाएं। ये सही नहीं है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का नाम यहां से आया कि तुम्हें पता है जब भी ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाओ, और ग्रीन लाइट्स का मतलब होता है कि चले जाओ। तो तुम्हें उसको देखना होगा। ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्वर नेचर बाय ओबेइंग इट। हम लोगों को नेचर को ओबे भी करना चाहिए और हम लोग नेचर से फ्री भी हो सकते हैं। They have to respond to the red signals। जो रेड सिग्नल्स आए, जो वार्निंग सिग्नल्स आए, जो नेचर हमें भेजता है। नेचर कब से भेज रहा है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, इतना पोल्यूशन कर रहे हो एयर में, वार्निंग सिग्नल भेज रहा है नेचर, और हमें उसको समझना चाहिए और फिर हमें उतनी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जितनी नेचर हमें अलाउ करता है। तो इस तरह से हम लोग नेचर का, एनवायरनमेंट का डैमेज ना करें और बढ़ें। अब जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो अब इलेक्ट्रिक कार्स का चलन चल रहा है। इलॉन मस्क जो टेस्ला लेके आए हैं, एंड काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स लेकर के आती हैं, मगर आई लाइक इलॉन मस्क। सो द फैक्ट इज दैट कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये पेट्रोल जो है, पेट्रोल पे जो गाड़ी चलेगी उसका धुआं होगा। इलेक्ट्रिक कार्स में क्या है, चार्ज करो गाड़ी को और आप बिना धुएं के चलाओ। तो अब बिना धुएं के चलेगी तो पेट्रोल भी डिप्लीट नहीं होगा, और साथ ही में हम लोग क्या है, एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। तो अब जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारे पास, काफी सारी ऐसी आ रही हैं जिसमें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उस पर जेंटल है। अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर तुम ले सकते हो। एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन करके, काफी अभी भी कोशिश हो रही है कि उसके पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, माना जा रहा है इतना पोटेंशियल है कि 1 मिलेनियम तक उसको हम लोग चला सकते हैं वो एनर्जी। तो हमें उसमें कोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा कोल डिप्लीट नहीं होगा। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है ना, कोल मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बना है, तो कोशिश ये की जा रही है। ऐसी बहुत सारी कोशिशें हैं, जैसे कि वाटर में डीसैलिनाइजेशन की, जो समुद्र का खारा पानी है उसको मीठा बनाने की कोशिश की जा रही है, पीने लायक। और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो कार्बन, जो पोल्यूशन होता है, उसकी एक इंक बनाते हैं कई लोग। तो यहाँ पर ऐसा काफी कुछ होता है, तो ताकि एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे, लोग भी उसको पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी सब में है। आई फील लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो अगला जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और हाँ, अगर आपको पूरे चैप्टर का या पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा।